विधानसभा चुनाव के चलते दिल्ली में आचार संहिता लगी हुई है और इस सबके बीच दिल्ली के कोपरनिकस मार्ग पर दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई कर पंजाब के नंबर की एक गाड़ी से भारी मात्रा में कैश और शराब की बोतलें बरामद की हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। रवीश, और क्या जानकारी इस मामले में? जी देखिए, कोपरनिकस मार्ग के बाहर एक गाड़ी मिली है जिसपे पंजाब सरकार लिखा हुआ था और उस गाड़ी के अंदर 8 लाख रुपए कैश और कुछ शराब की बोतल वहां पर मिली हैं। दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब ये देख रही है कि आखिर किसकी गाड़ी है, किस चीज में ये मतलब इस्तेमाल हो रही थी, तो ये अभी जांच का विषय है। लेकिन ये कोपरनिकस मार्ग नई दिल्ली जो कि विधानसभा लगता है, वहां पर कोपरनिकस मार्ग जो कि पंजाब भवन है, कोपरनिकस मार्ग पे पंजाब भवन के बाहर ये गाड़ी खड़ी हुई थी और इस गाड़ी के अंदर जो है वो 8 लाख रुपए कैश मिला है और पार्टी के झंडे मिले हैं, आम आदमी पार्टी के झंडे मिले हैं। तो अभी पुलिस जो है वो उस पर कार्रवाई कर रही है कि आखिर इस पर क्या जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवीश इस पूरी जानकारी के लिए। और अब देखिए हमारा खास कार्यक्रम सिटी सेंटर मेरे सहयोगी अंजीत के साथ। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है सिटी सेंटर का। सिटी सेंटर में बात सबसे पहले प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की। आज मौनी अमावस्या के दिन एक दुखद घटना हुई। 30 लोगों की जान चली गई, 60 लोग घायल हो गए हैं। कई लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खो दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। मंगलवार देर रात करीब 1:30 से 2 बजे का वक्त था। मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान के लिए भीड़ उमड़ी हुई थी। संगम तट पर मौनी अमावस्या के स्नान के लिए श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे। अचानक वहां भगदड़ मच जाती है। मेलाधिकारी के मुताबिक इस दुख भरी घटना में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 90 लोग घायल हैं। प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 मृतकों में से 25 लोगों की पहचान हो चुकी है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, जिससे लोग जानकारी हासिल कर सकते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है, जिस पर यदि कोई व्यक्ति गायब है तो उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से ये घटना हुई, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक मौनी अमावस्या के लिए कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं था। आज 29 जनवरी को शासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। आज मेला पुलिस ने, मेला प्रशासन ने कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल एंटरटेन नहीं किया। बताया जा रहा है कि अखाड़ा क्षेत्र में अफरा तफरी मचने से लोग इधर उधर भागने लगे और ये हादसा हो गया। इसके बाद अखाड़ों ने स्नान रोक दिया। जब हालात सही हुए तब अमृत स्नान शुरू हुआ। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हादसे की जानकारी देते हुए सीएम योगी का गला रोंद आया, आंखें भर आईं। अपने दुख को किसी तरह काबू में करने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि महाकुंभ में जो हुआ उसकी न्यायिक जांच होगी और तय किया जाएगा कि 30 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे, क्योंकि कई बार रिव्यू होने के बाद स्थानीय स्तर पर हर प्रकार की सतर्कता के बाद आखिर कहां से ऐसे हादसे फिर भी होते हैं और हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने न्यायमूर्ति हर्ष कुमार के नेतृत्व में पूर्व डीजी श्री वीके गुप्ता,
और रिटायर्ड IAS श्री DK सिंह, इन 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन को भी इसके लिए गठित किया जा रहा है। जब से हादसे की खबर आई, मुख्यमंत्री योगी ने लगातार हालात पर नजर बनाए रखी, अधिकारियों के साथ बैठक की और कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग करते रहे, साथ ही संतों के साथ भी बात करते रहे। हम लोगों ने वहां की पूरी घटना पर आज पूरे दिन भर एक एक घटना को लेकर के मुख्यमंत्री का जो कंट्रोल रूम था, उस कंट्रोल रूम से भी, चीफ सेक्रेटरी के कंट्रोल रूम से भी, DGP के कंट्रोल रूम से भी लगातार इन चीज़ों की मॉनिटरिंग की जाती रही। दिन भर बैठक चली है और लगातार एक एक घटना को लेकर के वहाँ पर प्रशासन के साथ संवाद भी रहा है, विभिन्न अखाड़ों के साथ संवाद रहा है, अन्य संतों के साथ भी दिन भर हम लोग संवाद बनाते रहे हैं। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख रुपए का ऐलान किया है। आगे किसी तरह का हादसा ना हो, इसके लिए DGP और चीफ सेक्रेटरी को खास निर्देश भी दिए गए हैं। महाकुंभ में स्नान के लिए करोड़ों लोग पहुंचे, लेकिन कुछ गिनी चुनी हस्तियों के नाम की ही चर्चा रही। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस हादसे की जिम्मेदारी VIP कल्चर पर डाली जा सकती है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ संगम स्नान के लिए पहुंचे। 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने भी डुबकी लगाई। सोमवार को अमित शाह को नहलाते दिखे साधु संत। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या VIP लोगों की सुरक्षा में लगे प्रशासन ने हालात को समझने और संभालने में लापरवाही दिखाई। बड़े दुख का समाचार है, बहुत ही अत्यंत क्षोभ हुआ है आज कि आज कुंभ को प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा कलंकित होना पड़ा है। पिछले स्नान के बाद भी हम सब अखाड़े वालों ने पूरे प्रशासन को सचेत किया था कि आज हमारे ऐसे ऐसे श्रद्धालु, किसी के बाप का बेटा चला गया है, किसी का पुत्र चला गया है। बहुत दुखद समाचार है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि उसकी ओर से चूक नहीं हुई है, लेकिन उसकी भूमिका और आपसी तालमेल पर सवाल उठ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जाने पहचाने नेताओं के अलावा बड़े अफसरों और उनके अपनों का रास्ता बनाने में आम लोगों की अनदेखी का माहौल बना। मैंने देखा कि जो भी VIP यहाँ आया, सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलके कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है, अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। वैसे ये VIP कल्चर कुंभ में ही नहीं, हर जगह दिखता है। कभी कभी कुंभ जैसे हादसे बताते हैं कि ये जानलेवा भी हो सकता है। कुंभ में मची भगदड़ के बाद यह खबर दूसरे शहरों में भी फैली। उसके बाद वहां से प्रयागराज जाने वाली सभी गाड़ियों को रोका गया और वाराणसी से जो ट्रेनें प्रयागराज जा रही थी सबको कैंसिल कर दिया गया। ये रिपोर्ट भी देखिए। वाराणसी से प्रयागराज जाने वाली सभी स्पेशल ट्रेनें बुधवार को बंद कर दी गईं। स्टेशन पर पहुंचे हजारों यात्री राह देखते रहे और परेशान हुए। प्रयागराज जाने के लिए, कुंभ में डुबकी लगाने के लिए लाखों लोग बनारस में इस समय जुटे हैं। हजारों लोग इस इंतजार में बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब ट्रेन आए और ट्रेन में बैठ के वो प्रयागराज जाएं। लेकिन यहाँ से कोई भी ट्रेन नहीं जा रही है। 3-4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, एक भी ट्रेन नहीं आई है। प्रयागराज जाना है हमें। तो परेशानी हो रही होगी बड़ी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गर्दी है और बहुत परेशानी हो रही है। ये ट्रेन नहीं है और रोड भी जाम हो चुका है वहाँ का। यही अफरा तफरी मऊ में भी दिखाई दी। मौनी अमावस्या के लिए प्रयागराज जाने को अधीर भीड़ घंटों तक इंतजार करती रही। जो बसें आई वो ठसाठस भरी रही। लोग खिड़कियों से घुसने की कोशिश करते रहे। जो बसें हमारी हैं जी, वो सब रोड पर हैं जी।
अब मार्ग से जब वापस आने तब तो फिर भेजा जाए। जी जी। और यहाँ जो मेरठ की गाड़ियाँ लगाई थी वो लोग भी अपना भेज दिए हैं, इलाहाबाद गाड़ी है नहीं जो कि फिर हम भेजें। जी जी। फतेहपुर में भी यही स्थिति दिखी। लोग प्रयागराज जाना चाहते थे, लेकिन गाड़ियों को वहां जाने से रोक दिया गया। उधर जाने वाली गाड़ियों को रायबरेली, चित्रकूट, मानिकपुर के रास्ते निकाला जा रहा था। कुछ भगदड़ की हो गई है, इससे अच्छा कुछ पर रोक लिया गया है। कहाँ के लिए जा रहे थे आप लोग? हम महाकुंभ के लिए जा रहे थे। तो आप लोगों को रोका गया है? हाँ जी। कब से रुके हैं? सुबह 4:30 बजे से। इतने वाहन जो जाम की वजह से रोके हैं, जाम जाने नहीं दे रहे हैं। सारी की गाड़ियाँ हैं। कुंभ के लिए जा रहे थे। तो यहाँ कैसे कब से रुके हुए हैं यहाँ? सुबह 5 बजे। हालांकि पटना और दिल्ली जैसे स्टेशनों पर ज्यादा मारामारी नहीं दिखी, लेकिन फिर भी लोग परेशान हैं। आस्था और इंतजाम के बीच रुकी हुई ट्रेनें और भरी हुई बसें उनकी मुसीबत बढ़ा रही है। 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उद्योग जगत को उम्मीद है कि उन्हें कुछ विशेष पैकेज मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को लेकर के भी कहा यह जा रहा है कि वित्त मंत्री बड़ा ऐलान कर सकती हैं। लगभग ये पैकेज 30,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर से हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की ये रिपोर्ट आप देखिए। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की इस फैक्ट्री में सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल होने वाले हाई एंड कैपेसिटर्स बन रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर सरकार का फोकस एरिया रहा है और कंपनी के एमडी और उद्योग संघ सीआईआई की नेशनल कमिटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के चेयरमैन विनोद शर्मा को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस साल के बजट में मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा देने के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान करेंगी। आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक विशेष पैकेज का ऐलान वित्त मंत्री कर सकती है? जी, हमें बहुत उम्मीद है इस बजट से। बजट या बजट के ठीक बाद ये जरूर एक 30,000 करोड़ रुपए का एक ऐलान हम सोच रहे हैं होगा कंपोनेंट पॉलिसी को लेते हुए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारी हमारी मंत्रालय है, वहाँ तक हम लोगों ने सबने बात रखी। उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी बात को समझा, सुना और एक पॉलिसी बनाई गई है। जहाँ तक मुझे पता है वित्त मंत्री जी भी उसके साथ सहमत हैं और वित्त मंत्रालय ने भी उसको एक तरह से हाँ किया है। अब हमें उम्मीद है कि वो इस बजट में जरूर पेश किया जाएगा। रोजगार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक इमर्जिंग सेक्टर बनकर उभर रहा है। आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं अर्थव्यवस्था का ग्रोथ मोमेंटम धीमा पड़ गया है। उसमें फिर से रफ्तार बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना जरूरी होगा। जो औद्योगिकरण की गति है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गति है, उसको बढ़ाना होगा, क्योंकि यही एक सेक्टर है जिसमें प्रोडक्टिव डिसेंट जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं। जॉब्स कहाँ पे होंगे पैदा? वो उद्योग में पैदा होंगे, तो सर्विसेज में जितने होंगे उन्हें तो करना ही चाहिए। साथ में हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और उसके लिए आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग में भी कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर जॉब ज़्यादा पर यूनिट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा जॉब होते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली है, उस पर बहुत ध्यान दिया गया। अब एप्पल के यहाँ असेंबलिंग हो रही है, सैमसंग की हो रही है, और भी कई कंपनीज आ रही हैं, उसमें लाखों लोग को नौकरी मिली। लेकिन साथ में जो ट्रेडिशनल लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जैसे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, लेदर गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, टॉयज, फर्नीचर, तो इन सब को भी बहुत ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत है। अब सबको इंतजार वित्त मंत्री के बजट का है। दोबारा से उस ग्रोथ सेंटिमेंट को रिवाइव करने के लिए वित्त मंत्री को बजट में क्या करना होगा? आपने एक प्रेजेंटेशन किया है, एक मेमोरेंडम भी वित्त मंत्री को दिया है बजट को लेकर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब सरकार को, वित्त मंत्री को बजट में आगे क्या प्रस्ताव शामिल करना चाहिए जिससे कि ग्रोथ मोमेंटम को फिर से बहाल किया जाए? तो एक तो है कि केपेक्स पुश को कंटिन्यू करना पड़ेगा, बिकॉज हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर डिमांड और कंजम्पशन में अगर अभी तक लेवलिंग नहीं आई है और एक सर्टेनिटी नहीं आई है, तो आई थिंक वो एक पुश जो है द केपेक्स पुश टू ब्रिंग इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, आई थिंक उसकी अभी ज़रूरत है।
दिल्ली से कैमरा पर्सन कमलकांत और सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।